नमस्कार, गुड इवनिंग। एक विशेष बातचीत फेसबुक की। आमतौर पे संडे को करता हूँ, लेकिन आज एक विशेष बातचीत, वो बात बताने के लिए जो मीडिया आपको नहीं बताएगा। 25 सितंबर, कल 25 सितंबर को किसान इस देश में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं भारत बंद से। देश के अलग-अलग इलाकों में किसान एक बहुत बड़े मुद्दे को लेके अपने पूरे जीवन को बंद करेंगे। ग्रामीण भारत बंद होगा, कई जगह पे सड़कों को बंद किया जाएगा, कई जगह नेशनल हाईवे को बंद किया जाएगा। किसान अपने गुस्से को केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या मीडिया आपको दिखाएगा? मैं पहले से बता दूं, नहीं दिखाएगा। मीडिया आपको दिखाएगा दीपिका। मीडिया आपको दिखाएगा बंबई में कौन एक्टर कितने ड्रग ले रहा था। आपको ध्यान होगा, किसान पहले से घोषणा कर चुके थे कि 25 सितंबर को वो देश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे और पिछले कुछ दिनों में तमाम किसान संगठन जुड़ते गए हैं, यहां तक कि जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर हैं वो भी इसके सपक्ष में आ गए हैं। और अब घबरा के क्या किया, सरकार ने उसी दिन एनसीपी ने दीपिका को बुलाया ताकि खबर दीपिका की रहेगी, कौन सी साड़ी पहनेंगी, किस फ्लाइट में बैठी, कब गाड़ी का दरवाजा खोला, कब बाहर निकली, कब आई, कब क्या किया, कौन सी फिल्म की थी। देश का किसान सड़क पे खड़ा होगा और आपका ध्यान बटाने के लिए खबरें सुनाई जाए। लेकिन अब किसान इसमें फंसने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही आपको बता दूं कि मुद्दा क्या है। आप किसान हो सकते हैं, हो सकता है आप किसान ना हो, किसानी से कोई संबंध हो सकता है किसानी से कोई संबंध ना हो, लेकिन इस देश में इतने लोग हैं जिनका दिल कहता है कि मैं जो खाना खा रहा हूँ, मैं जो सब्जी बना रही हूँ, हमारी डाइनिंग टेबल पे जो फ्रूट्स पड़े हैं, ये जिसने उगाए, हम वी ओ समथिंग टू देम। उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो मेरी बात उन सबसे मुखातिब है जो इनके दिल में ऐसा महसूस होता है। कल मीडिया कुछ भी दिखाता रहे, आपको सच जानना जरूर। सब लोग सोचते हैं कि हाँ, सुना तो था किसान कुछ कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, सरकार तो कह रही है कि किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आई है, अब किसान परेशान क्यों है, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी जिंदगी से इमीडिएटली जुड़ी हुई चीज नहीं है ना। और इतना प्रोपेगेंडा होता है कि खुद किसान कई बार कंफ्यूज हो जाता है, नहीं भाई साहब वो कह तो रहे हैं हमारे फायदे के लिए है। तो सच्चाई क्या है? शुरुआत सच्चाई की बड़ी सिंपल। किसान दान नहीं चाहता, किसान दाम चाहता है। उसको कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, उसको कोई डोनेशन नहीं चाहिए, उसको प्राइस चाहिए, फेयर प्राइस चाहिए। वो फेयर प्राइस कैसा होगा, कौन तय करेगा? सरकार एक्चुअली एक चीज तय करती है जिसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे हम कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा में आप इस चीज को बेच नहीं सकते, हमारी प्रोटेक्शन के लिए सरकार बनाती है। उसी तरह से किसान के लिए सरकार ने बनाया मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि कम से कम इतना प्राइस तो आपको मिलना चाहिए प्रोड्यूसर को बचाने के लिए। किसान सिर्फ इतना कहता है कि मेरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप मेरे को दिलवा दीजिए, जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो सरकार ने तय किया है वो मुझे दिलवा दीजिए। अब आप हैरान होंगे, अच्छा एक्चुअली नहीं होता क्या? एमआरपी से ऊपर चीजें तो हमें नहीं मिलती मार्केट में। किसान को एक्चुअली उसका एमएसपी नहीं मिलता। खुद एक सरकारी कमेटी थी जिसने 5 साल पहले बताया था, शांता कुमार कमेटी, जिसने कहा था सिर्फ 6% किसानों को, 6% किसानों को उनका एमएसपी मिलता है। वो शायद कम था, मेरे ख्याल से 15-20% को मिलता है, लेकिन 80% फार्मर्स को वो एमएसपी नहीं मिलता जिसको सरकार खुद कहती है कि मिनिमम है। ये तो किसान कहते हैं मिनिमम एक्चुअली थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। किसान कहते हैं इसका कैलकुलेशन अनफेयर है, इसको बढ़ाना चाहिए। किसान कहते हैं आप सिर्फ 25 फसलों का क्यों देते हो, बाकी चीजों में भी आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। फ्रूट्स में बिल्कुल नहीं मिलता, वेजिटेबल्स में नहीं मिलता, उसमें भी दे दीजिए। लेकिन मिनिमली किसान कहते हैं कि चलिए, जिन 23 फसलों में आप आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रहे हो, जैसा भी डिक्लेयर कर रहे हो, कम है ज्यादा है, एटलीस्ट वो तो हमें दे दो।
दिस इज व्हाट द फार्मर्स वांट। और उन्हें क्या मिलता है? ये देने की बजाय सरकार उन्हें वो चीजें दे रही है जो उन्होंने कभी मांगी नहीं, जो उन्हें चाहिए नहीं, जो उनसे राय करके नहीं की गई, जिसको वो अपोज कर रहे हैं। कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम किसानों का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि अपनी फसलें जाके बेच नहीं पाए, कईयों को मंडी तक एक्सेस नहीं मिला। तो किसान ने कहा कि आप मुझे इस फेयर प्राइस के साथ साथ मेरा कुछ कॉम्पेंसेशन दे दीजिए, मेरा जो नुकसान हुआ। वो बिल्कुल नहीं दिया। ये जो 21 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज निर्मला सीतारमण जी ने दिया, उसमें एक पैसा भी किसान के लिए एक्स्ट्रा नहीं था। पता है सरकार ने क्या किया? जो किसान को 2 साल पहले किसान सम्मान निधि साल में 6,000 रुपए मिलती है, 2-2 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है, सरकार ने जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो इंस्टॉलमेंट दे दी और उसको पैकेज का हिस्सा बना दिया। जैसे आपकी सैलरी कोई आपको दे दे और कहे कि ये स्पेशल पैकेज है आपके लिए, ये किया है किसानों के साथ। तो उनको कुछ मिला नहीं। जो किसान चाहते थे उसके बदले में सरकार ने कहा कि हम आपको एक हिस्टोरिक गिफ्ट देने वाले हैं। क्या? 3 ऐसे कानून हम देने वाले हैं जिससे इंडियन एग्रीकल्चर फार्मर्स को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। किसान ने पूछा, भाई कौन से कानून ला रहे? सरकार ने 3 ऐसे कानून इंट्रोड्यूस किए जिसका किसानों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं। आप ही सोचिए, आमतौर पे किसी के बेनिफिट के लिए कुछ किया जाता है तो वो चीजें होती है जो उनकी यूनियन कई साल से मांग रही होती है। एम्प्लॉयज की यूनियन होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की यूनियन होती है, जो एसएमई होते हैं उनकी यूनियन होती है। वो कहते हैं हम ये कर दीजिए, सरकार फिर एक स्टेज के बाद उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये जो सरकार ने तीनों कानून इंट्रोड्यूस किए हैं, ये किसी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कभी डिमांड ही नहीं की इसकी। अजीब सा गिफ्ट है ना। चलिए कई बार ऐसा गिफ्ट आ जाता है जो आपने डिमांड तो नहीं किया, सरप्राइज एंड नाइस गिफ्ट। लेकिन क्या हुआ? इसमें किसी से कंसल्टेशन नहीं हुआ। आप बताइए, कोरोना के टाइम लॉकडाउन में अचानक 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, वो भी बैकडोर से। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही, इमरजेंसी है सरकार को, तो फिर वो एक ऑर्डिनेंस लाते हैं कि हमें एक इमरजेंसी में लॉ बनाना है। क्या इमरजेंसी? इन तीनों कानूनों का लॉकडाउन से क्या रिलेशनशिप है, कोरोना वायरस से क्या रिलेशनशिप है? कुछ नहीं। बैकडोर से सरकार इस कानून को ले आई, किसी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट नहीं किया। चलिए एक बार ऑर्डिनेंस ले आए, उसके बाद क्या किया? उसके बाद भी किसी से कंसल्टेशन नहीं किया। ऑर्डिनेंस आने और लॉ बनाने के बीच में 4 महीने थे। 4 महीने में किसी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट नहीं किया। अब तो बीजेपी के अपने फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं, आरएसएस से एफिलिएटेड, कि हमसे कंसल्ट नहीं किया। अकाली दल कह रहा है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया। कंसल्ट नहीं किया और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में रख के दनादन पास कर दिया। एक दिन में पेश, अगले दिन उसका लोकसभा में, तीसरे दिन राज्यसभा में। और हद तो तब हो गई जब राज्यसभा में वोट की काउंटिंग नहीं होने दी, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास अपनी मेजोरिटी है नहीं, एलाइज पे डिपेंडेंट है। एलाइज बदलने शुरू हो गए। पहले अकाली हटे, फिर एआईएडीएमके ने अपोज करना शुरू किया, फिर उसके बाद टीआरएस ने अपोज करना शुरू किया। सरकार को लगा मेरी तो मेजोरिटी चली जाएगी, तो उन्होंने स्पीकर को यूज करते हुए बिना काउंटिंग के उसको पास करवा दिया। पास पास पास। और रूल है कि एक मेंबर भी डिमांड करे तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग ही नहीं की। तो किसान ये कह रहा है, बिना मेरे से पूछे, धोखे से, जबरदस्ती आप ये जो मेरे सर पे गिफ्ट दे रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो मैं मांग रहा हूं। ये 3 गिफ्ट हैं क्या? हम ये समझ भी लें कि 3 एक्चुअली गिफ्ट क्या है जो किसान को दिए जा रहे हैं। इसके बारे में सरकार बहुत प्रोपेगेंडा कर रही है। जैसे कल आपको या तो दीपिका के बारे में कहानी सुनाई जाएगी, बॉलीवुड की कहानी सुनाई जाएगी, ड्रग्स की कहानी सुनाई जाएगी, या आपको बताया जाएगा किसानों को ये बेनिफिट, किसान को आजादी, इस तरह के भ्रम फैलाए जाएंगे। सो इसलिए जरूरी है कि मैं आपको तीनों बिल के बारे में बस छोटा छोटा बता देता हूं कि ये बिल है क्या। पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। ये पुराना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसको सरकार ने अमेंड करके क्या किया है कि स्टॉकिंग लिमिट्स हटा दी है, कि कोई भी स्टॉकिस्ट चाहे तो जो फूड ग्रेन है, दाल है, सब्जी है, इन सब का अनलिमिटेड स्टॉक कर सकता है।
इसका नाम क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका नाम कुछ और होना चाहिए, वो नहीं जो सरकार कहती है। सरकार कहती है कि अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इससे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बड़ी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, वेयर हाउस बनाएंगी, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी। सही बात है। किसान को क्या फायदा होगा? वो कहते हैं कि जब कंपनियां बड़ा बड़ा वेयर हाउस बनाएंगी, अनलिमिटेड स्टॉक होगा, तो फिर कंपनी किसान से तब भी खरीदेगी जब किसान का प्राइस लो होगा। अब आप मेरे को बताइए, आप बाजार समझते, कंपनी किसान को एक्स्ट्रा दाम कब देगी? जब जरूरत, जब उसको और कोई रास्ता ना बचे। कंपनी कोई वहां धर्मशाला खोल के थोड़ी बैठी है। इससे स्टॉकिस्ट को फायदा होगा, सही बात है। इससे एग्रीकल्चर मार्केट स्मूदन हो जाएगी, हो सकता है। इससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्टोर होंगे, क्योंकि सरकार तो पैसा लगा नहीं रही है इसमें, पॉसिबल है। लेकिन इससे किसान का क्या फायदा होगा? जो डर है किसान को वो ये है कि इससे किसान का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अनलिमिटेड स्टॉक करने से स्टॉकिस्ट के हाथ में इतनी मार्केट को मैनिपुलेट करने की पावर आ जाएगी कि जब किसान अपनी फसल लेके पहुंचेगा तब मार्केट का प्राइस लो, और जब किसान का गोदाम खाली हो जाएगा तब प्राइस अप, जब कंज्यूमर को देने का टाइम आएगा तो प्राइस अप हो जाएगा। और डर ये है कि इसमें एक विशेष क्लॉज लगाया गया है एक्सपोर्ट्स के लिए, जो सीधे सीधे अडानी को बेनिफिट करने के लिए किया गया है, कि जो कंपनी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है उस कंपनी पे किसी तरह की स्टॉक की लिमिट कभी भी किसी इमरजेंसी में भी नहीं लगाई जा सकती। जिसका मतलब है अडानी जी की कंपनी अनलिमिटेड स्टॉक करे। अब आप पूछेंगे होना क्या चाहिए था? चलिए, तो बहुत गलत है। होना ये चाहिए था कि सरकार अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रही है तो उसको रेगुलेट तो करे। कम से कम इन कोल्ड स्टोर पे जो भी एडिशनल स्टॉक्स हैं इन पे होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को पता तो लगे कि कहां पे कितना स्टॉक है। दूसरा, अगर कभी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कम करना पड़े, स्टॉक की लिमिट लगानी पड़े, तो सरकार को परमिशन होनी चाहिए। और तीसरा, सरकार को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ना। कितने सालों से सरकार कह रही है हम वेयर हाउस बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। इसका मतलब है सरकार अब टाटा कह रही है कि हम नहीं बनाएंगे, अब टाटा बनाएंगे, बिरला बनाएंगे, अंबानी बनाएंगे, अडानी बनाएंगे। इसलिए किसान परेशान। दूसरा जो कानून है, तो इस कानून का नाम दरअसल क्या होना चाहिए? मैंने इसका नाम दिया है, ये जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून। ये है कानून असली। दूसरा कानून है, नाम लंबा है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये लंबा सा नाम है, अगर आपको पढ़ाई दिया जा रहा हो। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करने वाला कानून। सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि कंपनियां जाएंगी, किसान से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, किसान को अच्छे दाम देंगी, किसान को आज की मार्केट की तुलना में बेहतर प्राइसेस मिलेंगे। सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कंपनियां जब किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो किसान को एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से बेहतर मार्केट प्राइस क्यों देगी? हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस है, नहीं देती। चलिए, तो आप कहेंगे किसान फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही क्यों? इसलिए करेगा कि किसान को कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो चीजें बताई जाती है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट की उसमें टर्म्स में लिखी नहीं होती है। जैसे आप और मैं यूट्यूब को कहते हैं ना, एक्सेप्ट सर्विसेज कंडीशन, हम कहते हैं यस। व्हाट्सएप एक्सेप्ट सर्विसेज कंडीशन, यस आई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस कौन पढ़ता है? किसान की हालत तो और बुरी हो तो पढ़ सकता नहीं है। इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कौन बचाएगा? और पता है सरकार ने क्या किया? इसमें क्लॉज डाल दिया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिविल कोर्ट में मुकदमा हो नहीं सकता। कोई भी डिस्प्यूट होगा एसडीएम के पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। कैसे किसान इसका करेगा? तो बिल्कुल अनइक्वल है ना। किसान ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, जो एक्चुअली एक्सपीरियंस है, पंजाब और गुजरात में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपीरियंस हो चुका है। पेप्सी ने एक जगह पे किया था, दूसरी कंपनी ने किया था, अंत में किसान लुटे। उसके अंदर किसानों पे 2-2 करोड़ रुपए का मुकदमा कंपनी ने ठोक दिया। कहां से किसान उसको जाके पूरा करेगा? करना क्या चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं? एक तो जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बटाई ठेकेदारी पे बहुत ज्यादा हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
उन लोगों को आप कोई परमिशन दीजिए ना, उनको कोई फैसिलिटी दीजिए। ये जो बटाईदार ठेके की खेती एक्चुअल किसान कर रहा है, छोटा-छोटा किसान कर रहा है, उसको रजिस्टर कर लीजिए, उसको किसान की तरह क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, उसको लोन लेने की फैसिलिटी दीजिए, उसको सरकार के बेनिफिट्स देना शुरू कीजिए, वो कितना अच्छा होगा। और अगर कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, तो एक मैकेनिज्म बनाइए कि उसमें अनफेयर तरीके से कुछ ना हो सके, किसान को प्रोटेक्ट करने का पूरा मैकेनिज्म बनाइए। वो तो नहीं हुआ। इसलिए मैं इसे क्या कहता हूं, मेरा इसके लिए नाम है बंधुआ किसान कानून। ये किसान को बंधुआ बना देगा, ये कानून है। दूसरा, तीसरा, और जिस कानून के बारे में खूब धक्कम धक्की हो रही है, विरोध हो रहा है, वो है कानून द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। मोटी बात ये है, ये एपीएमसी के बाईपास का कानून है। एपीएमसी क्या होती है? सरकारी मंडी, जो अनाज की मंडी जहां पे किसान अपना अनाज जाके बेचता है, वो एपीएमसी कहलाती है। वो रेगुलेटेड मंडी है सरकार की, उसमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें रिकॉर्डिंग होती है। सरकार कह रही है कि नहीं, इसके बदले हम अब बाहर भी, एपीएमसी खत्म नहीं होगी, लेकिन बाहर प्राइवेट मंडी की इजाजत देंगे। और उस प्राइवेट मंडी में ना तो टैक्सेस लगेंगे जो मंडी के अंदर सरकारी मंडी में लगते हैं, ना उसमें रेगुलेशन होगा, ना उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, ना उसमें रिकॉर्डिंग होगी। सरकार कहती है कि किसान को एक एक्स्ट्रा विकल्प मिल रहा है, सरकार कहती है किसान को आजादी मिल रही है बाहर बेचने की। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि किसान को आजादी तो हमेशा थी। किसान पे कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि वो सिर्फ मंडी में जाके बेचे। अगर बाहर बेचता है, उसको बेहतर दाम मिलता है, बेच सकता है। आज भी 65% प्रोड्यूस तो मंडियों के बाहर बिकता है, मंडी के अंदर थोड़ी बिक रहा है। और हकीकत ये है कि अगर ये चीज हुई, तो अब आप ही सोचिए, पहले 1 साल 2 साल सब प्राइवेट मंडी में जाएंगे, भाई यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा, तरह तरह के फायदे हैं। और 2-3 साल में क्या होगा? ठप हो जाएगी, सरकारी मंडियों की हालत खत्म हो जाएगी। और सरकारी मंडी जब खत्म हो जाएगी, तो किसान बिल्कुल प्राइवेट ट्रेडर्स का गुलाम हो जाएगा, खिलौना बन जाएगा। ये दूर की बात नहीं है। बिहार में देख लीजिए, बिहार में 2006 में एपीएमसी खत्म कर दी। आज स्थिति क्या है? आज पूरे देश में जो धान का, पैडी का दाम 1600-1700 रुपए मिलता है, और बिहार के किसान को मुश्किल से 1000 रुपए, 1100 रुपए के करीब मिलता है। क्योंकि मंडी नहीं है तो किसान नहीं बचता है। मैं बार बार कहता हूं, मंडी एक छत है किसान के सर के ऊपर। छत अच्छी नहीं है, कच्ची सी छत है, टूटी हुई है, उसमें पानी लीक करता है। इस छत को इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन सरकार क्या कह रही है? अरे छत बड़ी खराब है, ऐसा करो छत ही हटा दो, आकाश दिखेगा, आसमान दिखेगा, तारे दिखेंगे, नीला आकाश दिखेगा, फ्रीडम। किसान कहता है मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए भाई। किसान को एक पक्की छत चाहिए, उसको एक खुले आकाश वाली फ्रीडम नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये रहेगी तो उसको अपना ठीक दाम मिलने की गुंजाइश है। किसान के मन में डर ये है, होना ये चाहिए कि आप एपीएमसी को मजबूत करें, पूरे देश में एपीएमसी बने। प्राइवेट आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, करवा दीजिए, लेकिन प्राइवेट मंडी पे भी वही रेगुलेशन लागू हो, वही टैक्सेस लगे, वही सब रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हो जो कि सरकारी मंडी की है। तब फेयर कंपटीशन होगा ना। ये तो फेयर कंपटीशन है नहीं। तो किसान जो चाहता है, वो किसान के मन में डर है कि इससे एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। डर क्यों है आप सोचते हैं? डर इसलिए है कि एक बार नहीं, 5 बार ये सरकार पिछले 5-6 साल में ऐसी चीजें कर चुकी है जिससे एमएसपी को खत्म करने की बात, 2014 से मोदी सरकार ने बार बार एमएसपी को खत्म करने की बात की है। और ये वही मोदी जी हैं, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 2011 में एक कमेटी बनी सारे चीफ मिनिस्टर्स की, तो मोदी जी ने रिकमेंड किया था बाकायदा सिग्नेचर के साथ कि एमएसपी को एक लीगल राइट बना देना है। यही बात किसान मांग रहा है। तो 100 बातों की एक बात बता के मैं इस बात को खत्म करूंगा। किसान कह रहा है ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, ले आइए। आप प्राइवेट मंडी लाना चाहते हैं, ले आइए। ऐसा करो, इसमें एमएसपी की रिक्वायरमेंट लगा दो। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, एमएसपी से नीचे पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। प्राइवेट मंडी में करेंगे,
एमएसपी से नीचे पे कोई खरीद फरोख्त नहीं होगी, जो एग्जैक्टली मोदी जी ने 2011 में सजेशन दिया है वो लागू कर दो। किसान आंदोलन कह रहे हैं बस ये लागू कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार नहीं करेगी। जो किसान को चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो नहीं चाहिए वो उसके सर पे डाला जा रहा है, और इसलिए किसान खड़ा होकर कह रहा है ये हमें मंजूर नहीं। कल 25 तारीख को देश भर का किसान खड़ा होकर कह रहा है कि किसान राज को कंपनी राज में बदलने की कोशिश हमें मंजूर नहीं है। आपको कहेंगे सिर्फ पंजाब में है, लेकिन मैं हरियाणा से हूं, बता सकता हूं हरियाणा का किसान इस पे बेचैन है। 2 दिन पहले मैं कर्नाटका में था। कर्नाटका राज्य रैयत संघ और कर्नाटका के तमाम संगठनों ने यूनानिमसली फैसला लिया इसका विरोध करेंगे। महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नाम पे बड़ी अखबार में खबरें चलाई जा रही हैं, पर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, राजू शेट्टी जो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता हैं, उन्होंने स्वयं मुझको कंफर्म किया है टोटल झूठ बात है। वो इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और उनका संगठन पूरे महाराष्ट्र में इसका विरोध करेगा। मध्य प्रदेश में विरोध है, उत्तर प्रदेश में विरोध है, चारों तरफ देश में इसका विरोध हो रहा है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी किसान को ज्वाइन कीजिए। जिस भी तरह से अपने लोकेलिटी में आप किसी तरह से किसानों के साथ जाके खड़े हो सकते हैं, प्लीज उनके साथ खड़े होइए। अगर आपको किसी नाके पे रुकना पड़े, थोड़ा सा तकलीफ हो, प्लीज माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी चीज, वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको 1-2 घंटा परेशानी हो, मैं आपसे पहले माफी मांग लेता हूं उसके लिए। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया लीजिए और उस पर लिखिए एंटी फार्मर बिल, हैशटैग एंटी फार्मर बिल, बिल्स ना, एंटी फार्मर बिल्स। इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए आप ट्वीट कीजिए, आप फेसबुक पे कीजिए, किसी ना किसी तरीके से हम सब उस अन्नदाता के साथ जुड़े जो जिसके बल पे ये देश खड़ा है। याद रखिए, इस पूरे दौरान में जबकि देश पूरे संकट में है, लॉकडाउन, इस सब में देश अगर सर उठा के आज भी खड़ा है तो किसान की वजह से खड़ा है। मुझे उम्मीद है हम सब किसान के साथ खड़े होंगे। कल जगह जगह से मैं फेसबुक लाइव करूंगा, हरियाणा में, पंजाब में, कई जगह पे मैं जा रहा हूं। आप साथ रहिएगा, देखिएगा, किसानों की बात हम सुनेंगे, सीधी बात लेके आएंगे। मीडिया से बड़ा मीडिया आप है। आपका मुंह, आपका कान, ये बड़ा मीडिया है टीवी से, और वही हम साबित करेंगे। शुक्रिया।